हाय गाइस। जैसे कि पता है आपको, मैंने कल यूनियन एंड इस टेरिटरी के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे। मतलब ऑलमोस्ट हमने आर्टिकल 1 to 4 को बहुत थॉरली कवर किया था। हर तरीके के क्वेश्चन उसमें कैसे पूछे जा सकते हैं उसको हमने यहाँ पे कवर किया था। इवन शेड्यूल 1 भी यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है, जितने भी टेरिटरी इंडिया की हैं उसकी बात यहाँ पे शेड्यूल 1 करता है, वो भी हमने कल कवर कर लिया था। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, क्योंकि प्रीएम्बल से भी हम प्रीएम्बल को जनरली इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि प्रीएम्बल से क्या ही क्वेश्चन आएंगे, बट प्रीएम्बल से जब एक दो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टाइम पे हम मिस कर देते हैं, बहुत टाइम पे हम डाउट में रहते हैं, आंसर नहीं आ पाता है। तो बेटर है कि उसके ऊपर हम एक थॉरो पीआईक्यू कर लें। पीआईक्यू विथ मॉक क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगली बार हमसे कुछ छूटेगा नहीं और लर्न भी हो जाएगा ऑलमोस्ट हमें। तो ये तरीका होता है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा तो उसके ऊपर क्वेश्चन बना लीजिए। ओके, उसके ऊपर खुद से क्वेश्चन बनाइए, आंसर करिए। सो दीज आर द मेथड टू लर्न एनीथिंग। अदरवाइज मल्टीपल टाइम उसको लिख लीजिए। तो यही तरीके होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि एक बार आपको पढ़ के लर्न हो जाए तो हम विवेकानंद तो है नहीं। ओके, अगर हैं भी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, द फॉलोइंग आर एंशंट, जस्ट अ मिनट, द फॉलोइंग आर एंशंट preamble of the Constitution of India: equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, justice, social, economic and political, fraternity, assuring the dignity of individual, unity, integrity of the nation। अब इसको सीक्वेंस वाइज बोला लगाने के लिए, तो इसके लिए भाई सीक्वेंस वाइज तो हम तब लगा पाएंगे जब हमें पूरा का पूरा प्रीएम्बल पता होगा। तो देखो, प्रीएम्बल शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। कितनी बार तो इसका सीक्वेंस से पूछते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। क्या क्या वर्ड्स बताया मैंने यहाँ पे आपको? सोवरेन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये चार वो पांच वर्ड है: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था, ये बात आपको पता होगी। इससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीड करते थे हम लोग, प्रीएम्बल को रीड करते थे सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 42nd अमेंडमेंट के बाद हम उसको रीड करते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसको बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है जस्टिस से। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन टाइप के जस्टिस की यहाँ पे बात की गई है। और तीनों टाइप की जो जस्टिस है यहाँ पे, ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप की जस्टिस आपको आर्टिकल नंबर 38 में भी देखने को मिलेगी। दिस इज ऑल्सो डीपीएसपी का प्रिंसिपल। आर्टिकल 38 दैट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर स्टेट एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, सो सबसे पहले आपका 3 आएगा। अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर शुरुआत में जस्टिस अगर पढ़ा है तो भी हो जाएगा काम, मेरे को लगता है। शुरुआत फर्स्ट वाला 3 आएगा आपका, बाकी कट कर लीजिए। अब 3 के बाद देखिए कि उसके बाद अगला क्या आएगा। तो जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 3 के बाद 2 देखिए, आंसर आ गया। तो थोड़ा सा एक आइडिया रखिए। ओके, एक सीक्वेंस बना लीजिए। जस्टिस सबसे पहले आता है, उसके बाद लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, ठीक है, फिर फ्रैटर्निटी है। तो अगर थोड़ा सा इसको नहीं याद होता तो उसको ऐसे दिमाग में रख लीजिए: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों हम, मुझे याद है बहुत बार हम सीक्वेंस में ही लर्न कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रख लीजिए। सबसे ऊपर जस्टिस आएगा, फिर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, और फिर आखिरी में आएगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो हमारा है, जो भी हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। इंटीग्रिटी वर्ड वैसे तो ऐड किया था यहाँ पे हमने। तो बट इसको लर्न करने का सिंपल तरीका, जस्टिस सबसे पहले आ रहा है। 3 टाइप के जस्टिस है, वो 3 टाइप के जो जस्टिस हमने लिया है, ये लिया है हमने रशियन रिवॉल्यूशन से। ये भी आपको पता होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यूएसएसआर का कंसेप्ट था बेसिकली ये। तो इसको लर्न करने का सिंपल है, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको ऐसे ही दिमाग में रखो। एंड दिस थिंग वी हैव बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच। एंड जस्टिस इज द फर्स्ट जस्टिस हमने लिया था कहाँ से? जस्टिस के 3 जो थॉट है यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमने रशियन से ले रखा है। और लास्ट वाला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, तो हमने 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे दिमाग में रखोगे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, द फिलोसफिकल पोस्टुलेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर। तो नेहरू रिपोर्ट नहीं है, इट्स ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया था, ठीक है, 13 दिसंबर को। और उसके बाद उसी को एज हमने कॉन्स्टिट्यूट किया एज अ प्रीएम्बल। ओके,
तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पास किया था उसको हमने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, तो इट इज अ प्रियम्बल। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर। आपको बता दो स्टेट पीसेस वाले तो डेट भी पूछ चुके हैं, आपको क्या बताऊं मैं, आपको डेट तक पूछ चुके हैं स्टेट पीसेस वाले क्वेश्चन। लेट द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल वाज डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिजोल्यूशन। चलिए, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको केस देखने को मिलेगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि प्रियम्बल इज, देखते हैं क्या, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नाइदर कन्फर एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटी नॉर इट कैन बी एनी यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे सारी लाइनें तो सही थी, ये देखो यहाँ पे इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ठीक है, इट डज नॉट कन्फर एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी ड्यूटी, यस यहां तक सही है, बट क्या हम इसको यूज भी नहीं कर सकते इंटरप्रेट करने के लिए? क्यों नहीं कर सकते यार, इतने हैवी हैवी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे किधर गया, थॉट ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, यहाँ पे जस्टिस की बात की जा रही है इतने टाइप की यहाँ पे, तो क्यों नहीं हम इसको यूज कर सकते फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? सो प्रियम्बल कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी। ओके, हम फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल ड्यूटी को, फंडामेंटल क्या बोलते हैं डीपीएसपी को, वी कैन यूज इट फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ एज वेल। हम अगर कोई लॉ की वैलिडिटी को चेक करना है वेदर इट इज गोइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन यूज दैट प्रोविजंस। ओके, वी कैन यूज द प्रियम्बल। ओके, तो यहाँ पे यस किधर के थर्ड वाला है ना, तो देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन तो नॉर इम्पोजिंग ड्यूटी और नॉर कैन बी नॉर इट कैन इट बी ऑफ एनी यूज। नो भाई ऐसा नहीं है, इट कैन बी यूज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ऑफ यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी। यस, अब यहां से हमें एक और चीज दिमाग में रखना चाहिए, एक आपके लिए अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, आपको एक पीवाईक्यू पे बाय द वे आपको बता दो, सीएपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम प्रियम्बल को, ध्यान से सुन लीजिए, प्रियम्बल को, फंडामेंटल ड्यूटी को, डीपीएसपी को, ज्यादा करके तो फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी को वी कैन यूज द फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस एंड प्रियम्बल प्रोविजंस फॉर इंटरप्रेटिंग द other part of the constitution, and as well as we can use it for checking any kind of ambiguity in any law, okay, or invalidating any law। ठीक है, तो अगर लॉ को वैलिडेट करना है या इनवैलिडेट करना है, वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल्स। ऑल्दो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तो हम यूज करते ही हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और केशवनाथ भारती केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रियम्बल, Parliament can amend the preamble, but make sure that the basic structure, the basic feature of the constitution cannot be changed. Okay, तो preamble में जो basic feature वाले जो words added हैं, that cannot be changed. Although बता दो 42nd amendment हमें देखने को मिलता है जो 1976 में आया भी है। Okay, चलिए, देखो, it does not confer any power or impose any duty, ये तो बात बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct? The preamble to the Indian Constitution declared the resolve of the people of India secure all its citizens, freedom of residence anywhere in the country, right to establish and administer educational institution of choice, liberty of belief, faith and worship, right to education at primary level। प्रियम्बल आपको क्या क्या बोलता है? सिंपल सी बात है, प्रियम्बल ऐसी क्या डिक्लेयर करता है चीजें, क्या ऐसा वर्ड हमने देखा? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, तो हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है, करेक्ट, ये तो आर्टिकल 19 के क्लॉजेस है हमारे, तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा। राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस, ये तो हमें आर्टिकल 29 के अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, यस हमने इसकी बात यहाँ पे की है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ये तो हमें लिबर्टी के जो प्रिंसिपल्स है उसमें देखने को मिलते हैं, यस, ये प्रियम्बल का पार्ट है यहाँ पे। राइट टू एजुकेशन द प्राइमरी लेवल, ये तो क्या बोलते हैं हमारा, एक तो उसमें प्री प्राइमरी लेवल की बात की गई, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में बात की गई 0 से 6 साल के बच्चों को हम प्रोवाइड कराएंगे स्टेट। आर्टिकल 21A में बात की गई जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बातें करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 51
ए दैट इज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, क्लॉज के जो है हमारा उसके अंदर बात की गई है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी राइट टू एजुकेशन की बात की नहीं गई है प्रीएम्बल के अंदर। चलिए देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, 5 टाइप की लिबर्टी, ये बता दो आपको 5 टाइप की लिबर्टी, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितने टाइप की लिबर्टी है, तो 5 टाइप की लिबर्टी यहाँ पे। द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज रिजोल्यूशन फॉर द, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीपीएसपी की बात आपको पता होनी चाहिए, डीपीएसपी से थोड़ा इंटर रिलेट करेगा। अब ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, चीफ जस्टिस टू द पोर, ये तो हटा ही दो, मतलब ये तो किसी हिसाब से लगता भी नहीं है, डी वाला तो वैसे भी ऑप्शन गलत लग रहा है। तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि ऐसे इसको डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओके। एंड इसके बारे में बात करता है कि जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी, इतनी बड़ी इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी को लेके, उसको कम करे, उसको एलिमिनेट करे, बेसिकली कम क्या करे, उसको एलिमिनेट करे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इसके लिए बोल सकता हूँ कि इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये तो मतलब इसका पार्ट नहीं आएगा, ओके, जिससे डी भी नहीं आएगा यहाँ पे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक जस्टिस में यहाँ पे इनइक्वालिटी को कम करने की बात हो रही है, ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जब बात करते हैं तो थोड़ा सोशल वाली हो जाती है, ठीक है, मतलब देयर इज अ सोशल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों फैक्टर को कंबाइन करती है इकोनॉमिक के अंदर, क्योंकि आप देखते होंगे कि बेस्ड ऑन दिस इकोनॉमिक फैक्टर हमें सोसाइटी के अंदर जस्टिस भी इसी बेसिस पे कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बता दूं आपको कि अगर आपका स्टेटस है तो उस हिसाब से आपको इज्जत उज्जत भी मिलती है, तो इसी चीज को यहाँ पे कम करने की बात हो रही है, तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को यहाँ पे चेंज करने की बात हो रही है विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक जस्टिस, ओके। चलिए, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ से क्या देखने को मिलता है हमें, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लिटरली बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन दिस, हमें लगता है कहाँ से आ गए, ओके। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होगा, बहुत सबसे सिंपल वाला लेते हैं पहले। सेकुलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेकुलर का मतलब ये होगा कि स्टेट और रिलीजन का इंटरफेयर यहाँ पे एक दूसरे के बीच में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। रिपब्लिक से हमें क्या समझ में आता है, रिपब्लिक से हमें समझ में आता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क नहीं होगा, ठीक है, वो मोनार्क यहाँ पे नहीं होगा, ओके। तो वहां पे क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा लोगों द्वारा चूज किया होगा, डेमोक्रेटिक वही है। गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो एक्चुअली जो हम यहाँ है हमारी वजह से गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, हमारी वजह से चूज हुई है लोग, चूज हुई है वहां पे सत्ता, ओके। सॉवरेन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे मैटर्स हैं उसके अंदर मतलब कोई दूसरा स्टेट आके इंटरफेयर नहीं करेगा, जो हमारे कंट्री के जो क्या डिसीजन मेकर्स हैं इन द इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, वो खुद अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, कोई थर्ड पार्टी आके उनको बताएगी नहीं, ठीक है। दे हैव फ्री टू कंडक्ट ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ऐसा नहीं होगा कि यूएसए हमें आके बताएगा कि अभी आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, चाइना हमको आके नहीं बताएगा, हम पाकिस्तान स्टेट नहीं है, ओके। सो दैट्स वाई हियर वी आर द सॉवरेन। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है मैच द फॉलोइंग पूरे के पूरे यहाँ पे सही है, ठीक है, 1 2 3 4 जाएगा यहाँ पे एज इट इज। और एक और बात बताना चाहता हूँ, क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। चलिए, द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर फंडामेंटल राइट टू ऑल द इंडिविजुअल्स, फंडामेंटल ड्यूटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे खुद देखिए इसमें से कौन सा टेक्स्ट भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं एम कर रहा है भाई, यहाँ पे जो प्रीएम्बल का है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर, क्या करना चाहता है। फंडामेंटल राइट तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करता ना, कि फंडामेंटल राइट करता है, खुद सोच के देखिए, फंडामेंटल राइट तो वैसे भी नहीं करता है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं करता, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो इट्स टॉक अबाउट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट वहीं के उठाए हुए हैं। चलिए, which of the following terms was not included in the Union of Trinity by Dr. V.R. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly? कौन सा टर्म को उन्होंने यहाँ पे यूज नहीं किया था। तो थोड़ा प्रीएम्बल के अगर कंटेक्स्ट को आप देखोगे तो लिबर्टी हमारा है, ठीक है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, फ्लेक्सिबिलिटी आई कांट से कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी, मतलब वाज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो वही होगा यहाँ पे आंसर। इन हिज स्पीच अंबेडकर रेफर्ड टू द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहाँ का प्रिंसिपल है भैया, ये यहाँ पे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाया हुआ प्रिंसिपल है, ठीक है।
लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको सीक्वेंस में मैंने ऐसे ही बोला आपको लर्न करने के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीन प्रिंसिपल हैं आप ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हुए हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लेके 1799 तक चला था, वहां से लिए हुए प्रिंसिपल सारे के सारे। चलिए, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, 42nd अमेंडमेंट के बाद हमने इसको ऐड किया था। उसके बाद हमारा जो प्रीएम्बल कैसे पढ़ा जाता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इससे पहले क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट इट वी कैन रीड एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए, द सीक्वेंस इन, देखो ये तो आपको बोला था ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो मल्टीपल टाइम पूछा उन्होंने। देखो सबसे पहले सोवरेन आता है, सोवरेन के बाद सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट्स द राइट आंसर। सबसे पहले देखो बाकी तो हटाई दो, वैसे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो पहले था वो, ठीक है। तो सोवरेन के बाद सोशलिस्ट आता है, फिर सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये पूछते हैं, ये बहुत बार पूछा उन्होंने। आज हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम जस्टिस की बात करते हैं, फिर लिबर्टी की, फिर इक्वालिटी की, फिर फ्रेटर्निटी की, फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात यहाँ पे करते हैं। ओके, चलिए, द प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल। Indicate the objective to be achieved, cannot be amended by, it can be amended by the parliament. It is a source of authority, no, it is not the source. Indicate the objective to be achieved, ये सारी चीजें हमें करनी है, correct. Preamble laid down the ideal philosophy objective of the constitution. It has been held by the Supreme Court in the Keshwanand Bharati case to be part of the constitution and can be amended under Article 368. It can be amended and it was amended in the 1976 42nd amendment. Three things were added, three words were added, ठीक है। पहला अपना सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर, और एक और वर्ड क्या था यहाँ पे, दिस इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे बोल देते साथ में उसको। चलिए, अब थोड़ा सा बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या सोवरेन वर्ड है? यस। सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है। फेडरल वर्ड इज नॉट एक्सप्लिसिटली समवेयर एनीवेयर रिटन इन द प्रीएम्बल। ओके, फेडरल वर्ड कहीं नहीं लिखा है। जब आपको डिटेल में पता होगा तभी आप कर पाएंगे ना इसको। तो फेडरल वर्ड नहीं है, ठीक है। द फेडरल इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। आपको पता तो फेडरल वर्ड तो कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। फेडरल वर्ड तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। बट द टर्म यूज्ड इन यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल वर्ड का आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, सोशलिस्ट और सेकुलर हमने 42nd के बाद ऐड किया था। 52nd अमेंडमेंट के बाद हमने क्या लाया था? 52nd अमेंडमेंट के बाद हमने 10th शेड्यूल लाया था, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, ठीक है, हमने लाया था यहाँ पे। चलिए, द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज एडेड। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो हमारा ऐड हुआ था वो 42nd के बाद ऐड हुआ था यहाँ पे। ये भी बहुत सिंपल चीज है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का फ्रेज आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलता है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं उसको। In which landmark case did the Supreme Court rule that the preamble is a part of the Constitution? Basic Keshwanand Bharati versus State of Kerala, 1973. The word "we the people of India" in the preamble signify India is a monarchy? No. India is not a monarchy, bhai. India is governed by British. It's a popular sovereignty, presidential system of governance. हमारा presidential system of government है ही नहीं, तो ब्रिटिश लॉ के साथ पॉपुलर सोवरेनिटी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, एज पर द ऑप्शंस। अल्टीमेट अथॉरिटी यहाँ पे कौन है? रेस्ट विद द पीपल। अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास है, लोगों के हाथ में। चलिए, द टर्म जस्टिस, कितने टाइप की जस्टिस है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की यहाँ पे बात की है। 3 टाइप की जस्टिस है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है कंसेप्ट। चलिए, रशियन रिवॉल्यूशन एंड रिफ्लेक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38 में भी आपको देखने को मिलता है। वेलफेयर स्टेट, वहां पे टर्म वेलफेयर स्टेट का है वैसे। Which one of the following ideal is not a part of the preamble to the Indian Constitution? Liberty of belief and worship, adult franchise, equality of status and opportunity, fraternity, assuring dignity. क्या हमने adult franchise वर्ड कभी देखा preamble में? नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। Liberty of belief, faith and worship तो देखा ही है, ठीक है। Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity भी है हमारे, and promote among them all. Okay, fraternity, assuring dignity, इसकी बात हमने कर ही ली है। Dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.
देखो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वैसे। आर्टिकल 326 में एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्टिकल 326 का। ठीक है, चलिए, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल? तो रिपब्लिक का मतलब है जो हमारा रूलर है, जो भी मतलब हमारे कंट्री में जो रूल कर रहा है वो लोगों द्वारा इलेक्टेड है। ठीक है, इलेक्टेड हेड है वो। ओके, उसकी बात हो रही है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड हेड एंड देयर इज नो हेरिडिटरी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ का कंसेप्ट है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, फ्रेंच से हमने बोरो किया हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बेसिकली। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात होगी, फिलोसफी की बात होगी, तो प्रीएम्बल को हम याद करेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। What is the nature of preamble as per the Supreme Court? It is enforceable in the court? Sorry, it is not enforceable in the court. It is not the source of power, first of all. It confer power directly to the government? Sorry, it does not confer any power. It is not a part of constitution? Sorry, it is a part of the constitution. अगली लाइन, it is a part of the constitution and useful in interpreting the ambiguous provisions. तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो ये था पूरा प्रीएम्बल के ऊपर हमारा, और होपफुली इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्रीएम्बल के ऊपर। ठीक है, अगर होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।